हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बंदी रक्षक का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल में पास हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब उनका टाइम है कि उनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फिजिकल में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। क्योंकि आप सभी जान चुके होंगे कि जब पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उस समय सभी को लगा था कि कट ऑफ बहुत नीचे रहेगी, लेकिन कट ऑफ बहुत ऊपर रही थी और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सब बाहर हो गए थे। तो दोस्तों अब मैं आपको आज यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूँ। आप अपना स्कोर देख कर बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रह रहा है। दोस्तों आज यहाँ मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद जल्द ही मैं यहाँ पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देख रहे होंगे कि ये संधि पूछी गई है कि ये कौन सी संधि होती है। और आ के बाद यदि ई हो तो इसमें कौन सी संधि होती है। तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि जो गुण संधि होती है ये इसका नियम होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधपतन, अधिपतन, अधोपतन। तो दोस्तों आप सभी को अधपतन लिखना आना चाहिए। आप सभी को बता दें जो ऑप्शन बी दिया गया है अधपतन, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा कि यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। कैसा है, इच्छावाचक। तीसरे का डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अभाव का वर्ड आर्क है, तो इसका मतलब कि विभावना अलंकार किसका होता है, चौथे का। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अरविंद है ये सूर्य का अरविंद जो कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है। अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें, छठा क्वेश्चन है, सत धन भावना सद्भावना में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है कि सद्भावना में कौन सी संधि होगी। तो देख रहे होंगे कि व्यंजन आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो संधियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा सातवां क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले जो लोकोक्ति होती है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है कि बुरे के साथ करने क्या होता है दोस्तों कि बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। तो सातवें का आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास है यहाँ पर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों आपको आना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर, ऑप्शन बी जो दिया गया दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया गया है। 14 सितंबर को यहाँ पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पूछा गया कि जो पृथ्वी ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो कौन सी यहाँ पर जो मूर्धन्य ध्वनियाँ वो कौन सी हैं। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी जो दिया गया टॉ ठॉ डॉ ढ, जो हमारा टॉ वर्ग होता है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, टॉ ठॉ डॉ ढ और अणो यहाँ पर क्या होता है, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। जबकि क ख वाली हमारी कंठ होती है, चौ छ वाली हमारी तालु होती है, और तौ थौ वाली जो तौ थौ दो धो है ये हमारी दंत्य ध्वनियाँ होती हैं। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो संविधान का जो 351 अनुच्छेद है इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है, कि क्या है, संघ की राजभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 351 में दी गई है। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध वाक्य है इसका चयन करना है दोस्तों। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए दिया गया है, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही मतलब शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि ऑप्शन बी जो दिया गया है, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सॉरी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है,
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस जो लोकोक्ति होती है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है कि मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। जो ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही दिया गया है कि जो अपना मुख्य कार्य होता है उसको छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन बाटे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम की ये पंक्ति है, ये बोला कि उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। आप सबको ये भी ध्यान रखना कि रहीम की जो है ये पंक्तियां हैं, और ये एक क्या है, उदाहरण अलंकार का क्या है, ये उदाहरण है। अगला हम बात करें जो दोस्तों की 14वां क्वेश्चन दिया गया है, मात्रिक छंद हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से मात्रिक छंद हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि अहीर, चौपाई और भरवे ये क्या है, मात्रिक छंद हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात कहें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अहीर, चौपाई और भरवे जो ऑप्शन ए दिया गया ये सभी क्या है, मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब नहीं हो क्या। तो दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं, और ये बता दोस्तों कि ये पहले भी पूछी गई हैं और आगामी पेपर्स में भी इसको पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ मैं, कौन से ऑप्शन में जो दिए गए चिन्ह हैं वो लगेंगे। तो जो ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों, कॉमा और पूर्ण विराम, तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे यहाँ पर लगेंगे। अगला हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि वर्ष 2016 से भी महादेवी वर्मा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अगला हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि संवत 1535 ईस्वी की बैसाखी शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि 1535 संवत में किस का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था ये 1535 में सीही नाम के गाँव में हुआ था। अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस बीमारी को ठीक होना संभव नहीं हो तो बोलते हैं असाध्य। आपने सुना भी होगा कि उनको एक असाध्य रोग है जिसको साधा नहीं जा सकता, या जिस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं असाध्य। ठीक हो गया। अगला हमारे पास पूछा गया 20वां क्वेश्चन, वह है प्लुत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन ABCD आपने पढ़ लिए होंगे। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, इनको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 21वां क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों आपने अगर पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ से भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि तारे की टिमटिमाना कौन सा मतलब घटना का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर्स के लिए। अगला 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम आर्थिक, सामाजिक और जातीय जनगणना करवाई गई थी वो कब कराई गई थी, वो करवाई गई थी 2011 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी को ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना कि वर्ष 2011 में ही भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कराई गई थी। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत में वस्तु तथा सेवा कर GST विधेयक कब पास हुआ था। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो GST है इसको कब पास किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि 3 अगस्त 2016 को क्या हुआ था कि GST का जो विधेयक है वो पास हुआ था, और उसके बाद लागू कब हुआ था, 1 सितंबर 2016 को इसको लागू भी किया गया था। अगर हम बात करें
24वां क्वेश्चन है जनसंख्या दिवस है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस तारीख को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो बहुत बार पहले भी आ चुका है। ऑप्शन सी जो दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला हुआ है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक हो गया। 26वां क्वेश्चन है पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि जो पौधे हैं स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे, इनमें से कौन सा उदाहरण सही है कि जिस कारण उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो 26वें का जो आंसर है कि स्वपोषी मतलब क्या होता है कि स्वपोषी जो स्वयं का पोषण करते हैं या स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक हो गया, इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके बहुत मामले आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो स्वाइन फ्लू होता है ये क्या होता है, इन्फ्लुएंजा H1N1 का उदाहरण है। क्या होता है स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा H1N1 को स्वाइन फ्लू कहा जाता है। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है जीवन कहता है जब किसी में निम्न गुण हो तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो ऑप्शन यहाँ पर 28वां क्वेश्चन पूछा है कि जीवन कहता है जब किसी में निम्न गुण हो तो उसे कहते हैं वृद्धि, स्वचन, उपापचय, ये सभी, तो उसको जीवन के रूप जीवन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी के सब ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला हमारे पास 29वां क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है और मैथ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर आपका सारे चीज़ों से, यहाँ पर पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया कि सभी जो वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास 30वां क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, एटली था। अगला हमारे पास 31वां क्वेश्चन है 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है। तो दोस्तों ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका आंसर चीन था। लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए रहने वाला है कि जो 17वां G20 सम्मेलन है, 17वां G20 सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है। और ये भी याद रखना 2023 में जो हो रहा है ये कहाँ पर हो गया है, भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, जिसमें से कि 3 बैठकें उत्तराखंड में भी आयोजित होनी हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पहली जो बैठक है G20 की वह शामिल हो भी गई है। 28 से 30 मार्च के बीच में इसको रामनगर में आयोजित कराया गया था। ठीक हो गया। अगला 32वां क्वेश्चन है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन याद नहीं रखना है, क्योंकि उस समय मुकुल रोहतगी क्या थे, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत के वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के। 33वां क्वेश्चन है प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर उस समय भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो पूछा गया कि जो पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है कि आप सभी को नई दिल्ली में इसका पहली बार आयोजन कराया गया था। 34वां क्वेश्चन है किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिनके द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35वां आईटी का पूरा नाम है। तो यहाँ पे जो आईटी है दोस्तों इसको पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो एआई है, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला हमारे पास है दोस्तों 36वां क्वेश्चन सीपीयू का पूरा नाम है। तो आप सभी को आता होगा दोस्तों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है पित्त की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखना आप सभी को कि अगर पित्त की अनुपस्थिति होती है तो यहाँ पे वसा का पाचन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 38वां क्वेश्चन है दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारा दंत चिकित्सक होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसके द्वारा कौन सा यहाँ पर जो दर्पण है उसको लाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण है दोस्तों इसका प्रयोग होता है दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों की जाँच के लिए। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण।
39वां क्वेश्चन है, दिए गए खाली बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पूरे के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और आप सभी को बता दोस्तों इसको आपको आराम से सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके खुद ही आंसर निकालना है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि इसको कैसे किया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो निकाला गया है दोस्तों कैसे निकाला गया है, 52 है तो 5 गुणा 2 और उसके बाद प्लस 41 है 4 गुणा 1, आपस में इनको गुणा करना है तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4 इक्वल टू 14 हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पर भी कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 17 वाला है तो 1 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, ये 7 हो गया और 5 या 15 और 15 और 7 22, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो ए आंसर बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा आप घर पे भी लगाइए तो इससे आपको रीजनिंग भी इजी लगेगी। अगला हमारा 40वां क्वेश्चन है कि आकृति श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें से आकृति को पूरा करना है, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर देना हूँ दोस्तों। जो 40वें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है ए। क्या है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 41वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और इनको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप आराम से घर पे कीजिए और मैं इनका आंसर बिल्कुल सीधा आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का दिया गया कि यदि किसी संख्या का 80% 960 हो तो उस संख्या का 180% होगा, तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है D4 F5 S6 J7, उसके बाद में क्या है। तो दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि संख्याएं दी गई हैं ABCD, जो D चौथे नंबर पर तो इससे दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि F दिया गया है, तो इसके बाद इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों ये आने वाला है आपका M8, ठीक है। कुछ एक एक दो के अंतर में इसको निकाला गया है, तो इसके बाद जो संख्या उस पर आती है तो उसको यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो भैया सॉरी दोस्तों जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा C L8, ठीक है, हो गया। 43वां क्वेश्चन है 2 गुणा 3 गुणा 5 तथा 3 गुणा 5 गुणा 7 का लघुत्तम समावर्ती होगा। तो दोस्तों इसको भी आप आराम से घर पर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले ही बहुत बार पूछा गया है, तो आप सबको ध्यान रखना है कि जो रहेगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 जो होगा इसका लघुत्तम समावर्ती बिल्कुल सही रहेगा। 44वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि जो पाकिस्तान की जो सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वो चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहता है, आगामी पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों, राम को प्रतिदिन कार्य करने के लिए 300 रुपये मिलते हैं, यदि उसे 30 दिन के लिए महीने में रुपये 7,500 रुपये मिलते हैं तो उसको कितने दिन की छुट्टी थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन मैथ का आ गया दोस्तों। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर बिल्कुल 5 बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला हमारा 46वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 100 रुपये की छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य 900 रुपये है तो प्रतिदर छूट की प्रतिदर है। तो यहाँ पे भी छूट वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों, यहाँ पे क्रय और विक्रय वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बी बिल्कुल सही। 47वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इजी होते हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9801। अगला हमारा 48वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है, पूछा गया किसके बराबर होगा। तो जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर। अब 49वां क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर श्रृंखला पूछी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। 2 है, फिर 9 है, फिर 28 है, उसके बाद क्या आएगा। तो दोस्तों इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस पर जो बीच में आएगा वो आएगा 65, जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। और आज के सेशन का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन आने वाला दोस्तों वो है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ पे 5, 17, 37, तो इसके बाद क्या आएगा। तो जो इसके बाद आएगा दोस्तों वो आएगा 65, बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। 49 का सी रहेगा और 50 का डी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अगर ये आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो दोस्तों अब जो बंदी रक्षा का पेपर है वो जल्द ही आयोजित होगा, इसलिए आपको अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है और पेपर को सॉल्व करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि पुराने पेपर से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।